हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन पढ़ रहे थे और पर्यावरण आपदा प्रबंधन के क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा आपके पास शेष है नहीं। तो हम लोग मान के चलिए सर 4 वीडियो हो गया है। 2 वीडियो में पर्यावरण को हम लोग खत्म कर देंगे, एक वीडियो हम लोगों को आपदा प्रबंधन के लिए लगेगा। अब आपकी कंटिन्यू वीडियो आएगी, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी। फिलहाल आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे चैनल जल्दी ग्रो कर जाए। और आपदा प्रबंधन के लिए जो ये आपको पीपीटी दी जाएगी, अगर सब्सक्राइबर अच्छे खासे हो गए तो मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा और लिंक चैनल के नीचे मैं पिन कर दूंगा टेलीग्राम का, जहां से आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त तो उसके लिए, मेरे सब्सक्राइबर अच्छे खासे हो जाएंगे और मुझे लगेगा हाँ मुझे आपको दे देना चाहिए, तो मैं आपका इसको पीडीएफ पूरा दे दूंगा, जिससे आप लोग से 2 दिन में पूरा रिवीजन कर लेंगे। तो आपका एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल और बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए। फिलहाल हम लोग 4 वीडियो देख चुके हैं। आज थोड़ी वीडियो लंबी रहेगी, जिससे कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर कर लिया जाए, क्योंकि इधर आप पहले से ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। सब जो इधर है वन लाइनर है और ज़्यादा कुछ याद करना नहीं, ज़्यादा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो उस पर हम लोग थोड़ा देखेंगे और जो नहीं इंपॉर्टेंट उसको हम लोग देख के निकल जाएंगे, ठीक है। तो वायु प्रदूषण हम लोग देख लिए थे, मानवीय कारण और प्राकृतिक कारण हम लोगों का हो गया था। आज हम लोग प्रमुख वायु प्रदूषक और उनके प्रभाव से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग का है जो हेडिंग है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि प्रमुख वायु प्रदूषक और उनके प्रभाव। वायु प्रदूषक क्या होता है, उनके प्रभाव क्या होता है, ठीक है। पहला हम लोगों का है, हाँ यहाँ तक हो गया था हम लोग। हाँ, पहला हम लोगों का है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए ये एक ऐसी गैस होती है जिसे हम लोग दमघोटू गैस कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा ना कि कुछ लोग अंगीठी जला के या हीटर जला के रूम में सो गए, सुबह तो मृत पाए गए। जब क्या होता है कि रूम में हम लोग हीटर जलाते हैं या कोयला जलाते हैं, तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो शरीर में सांस की जो ऑक्सीजन की मात्रा है रूम में उसको कम कर देता है। तो आप सांस ले नहीं पाते, सांस के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे आपको पता नहीं चलता, धीरे धीरे आपकी सांस मतलब वो सांस नलिका में सांस कम जाती है, जिससे धीरे धीरे आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए इसे मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ठंडियों में कभी भी जब हीटर जलाएं तो बंद कमरे में हीटर नहीं जलाना चाहिए, खिड़की उड़की खोल के रखें, ताकि हीटर का जो मोनोऑक्साइड है बाहर निकले, ऑक्सीजन आता रहे, ठीक। कोयला जला के नहीं सोना चाहिए। ठंडी में अक्सर देखते हैं बहुत लोगों की मृत्यु इसी से हो जाती है। तो ये आप लोग की अवेयरनेस भी है कि मतलब मोनोऑक्साइड जो होता है गैस, ये कोयले से, गाड़ी से धुआं प्रदूषण निकलता है, हीटर से निकलता है, तो आप लोग इसका ज़्यादा ख्याल करें। तो वायु प्रदूषण उनके प्रभाव देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, यह सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक है, ठीक है, जिसे दमघोटू गैस कहते हैं ना, दमघोटू गैस कहते हैं, ठीक है। स्रोत कहाँ से आता है, ईंधन के अधूरे दहन से, जैसे कोयला जलाना हो गया, हीटर जलाना हो गया, बताया मैंने। प्रभाव क्या है, ये रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन के परिवहन को बाधित करता है, जिससे सांस लेने में समस्या होती है। भाई जब ऑक्सीजन का परिवहन बाधित हो जाएगा तो सांस लेने में जाहिर सी बात की आपको समस्या होगी। ऑक्सीजन तो ही हम लोग सांस लेते हैं, जीवित रहने के लिए इंसान को ऑक्सीजन की तो आवश्यकता होती है, ठीक। आगे देखते हैं। दूसरा हम लोगों का है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जिसे क्या होता है कि मनुष्य ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक कार्बन बनते हैं। देखिए यह एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस, देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि ग्रीन हाउस गैस में से कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों का ग्रीन हाउस गैस है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पूछता है। पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, ठीक। स्रोत कहाँ से मिलता है, जीवाश्म ईंधन का दहन से, श्वसन से, जैसे श्वसन हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। प्रभाव क्या है, वायुमंडल में इसकी मात्रा में वृद्धि, वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, ठीक। इसकी वृद्धि होगी भाई, जब कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो इसी के कारण होता है, तो गर्मी ज़्यादा होने लगती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड देख लीजिए। स्रोत क्या है, तेल रिफाइनरी और जीवाश्म ईंधन। देखिए अब तेल रिफाइनरी आ गया तो एक क्वेश्चन यूपी का आप लोग याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे जो आएगा हम लोग कोरिलेट करते पढ़ते जाएंगे, क्योंकि लेखपाल का पेपर दे रहे हैं तो उसमें यूपी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए पूछता है भारत में तेल रिफाइनरी यूपी में तेल रिफाइनरी फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, पता है आप लोगों को? पता तो कमेंट करके आप लोग आंसर दीजिएगा, और मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताऊंगा जब कमेंट आएगा। आप लोग से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि यूपी में तेल रिफाइनरी फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। आप लोग कमेंट करके जरूर इसका आंसर दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर मैं पिन कर दूंगा, ठीक। पहले आप लोग आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लगभग 3 से 4 बार यूपी एग्जाम में पूछ चुका है और एक ही जगह है और बहुत अच्छी जगह है, ठीक। मतलब एक तरफ से बहुत अच्छी जगह है, मोदी जी इसका विकास में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं आपको, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। आगे देखते हैं प्रभाव क्या है, यह अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। अब तेल रिफाइनरी जो है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। जैसे देखिए अभी हम लोग का ताजमहल है,
ये मरकाना के संगमरमर से बना है। मरकाना की जो संगमरमर आती है बहुत चमकीला होता है, बहुत सफ़ेद था पहले, लेकिन ये मैं बताया ना जो तेल फैक्ट्री है उसी के प्रभाव से ये पीला पड़ रहा है। और आगरा यूपी में है, आपको पता है कि आगरा यूपी में है, ठीक। और यूपी में वो तेल रिफाइनरी फैक्ट्री भी है, तो वहाँ से उसका जो धुआं है उठ के वहाँ तक पहुँच जाता है। तो अब आपको इससे गेस करना हो कि अब आपको पता है, एक चीज़ और हिंट दे रहे हैं कि आगरा के समीप का जिला होगा। तो आप लोग आंसर जरूर करिएगा इस चीज़ का, मैं देखूंगा कि कौन कौन आंसर करता है और किसका किसका सही होता है, ठीक। उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा आप लोगों को, पहले आप लोग जरूर आंसर ट्राई करिएगा, ठीक। ये अम्ल वर्षा के कारण इसका रंग पीला पड़ता जा रहा है, ठीक। अम्ल वर्षा के मुख्य कारण है यह ऐतिहासिक इमारतों जैसे ताजमहल को पीला करने का लिए जिम्मेदार है, ठीक। आगे देखते हैं मीथेन गैस क्या होता है। मीथेन या दूसरी सबसे बड़ी ग्रीन हाउस, देखिए आप पूछेगा कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा मीथेन है हम लोगों का जिसको मार्स गैस भी कहते हैं। पूछेगा मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे बनता है, आप लोगों को एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, कौन सी लाइन क्या है ध्यान से पढ़ना होगा, जिससे पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से बनता है कहाँ से नहीं। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ उस चीज़ को। स्रोत दलदली क्षेत्र, देखिए दलदली क्षेत्र जहाँ होता है वहाँ से मार्स गैस निकलती है। धान के खेत, अब धान के खेत से कैसे निकलती है, धान के खेत देखिए आपको पता होगा कि दलदली क्षेत्र में धान पैदा होता है, कीचड़ में धान पैदा होता है, तो कीचड़ से मार्स गैस पैदा होता है। पशुओं की जुगाली और कोयले की खदानें, जब पशुएं यहाँ रहती हैं वहाँ से कोयले की खदानों से मार्स गैस निकलता है अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक हिसाब से सबसे खतरनाक गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि ये जो होता है ये ओजोन परत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। किसको नुकसान पहुँचाता है, ओजोन परत को। और ये किससे निकलता है, एक आपके घर में फ्रिज होगा, फ्रिज से निकलता है और एसी से निकलता है। इसी को हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, सीएफसी गैस कहते हैं। सबसे खतरनाक गैस होती है ओजोन परत के लिए। अब एक क्वेश्चन और, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन परत आपका किस मंडल में पाया जाता है। तो आप लोग का पहले होता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल। तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोरिलेट है, तो हम लोग उसको भी सीखते चलेंगे, ताकि आपका कोई जरूरी नहीं कि पर्यावरण के तैयार हो, और भी जो क्वेश्चन वो तैयार होते जाए, ठीक है। तो क्लोरो ये देखिए दिया है, फ्रिज और एयर कंडीशनर मतलब एसी से निकलता है, रेफ्रिजरेटर दिखा है, एयर कंडीशनर निकलता है। प्रभाव या समताप मंडल, देखिए समताप मंडल दिखिए दिया ना, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, जिससे परावैंगनिक किरणें आएंगी तो उसमें आपको त्वचा को कैंसर का खतरा बना रहता है। तो ये भी लिखा है यूवी रेज आती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बना रहता है। फिर देख लीजिए निलंबित कणिकाएं पदार्थ क्या होती हैं, ये वायु मौजूद सूक्ष्म कण है, सबसे खतरनाक होती हैं। इनका पीएम जो होता है, पीएम वैल्यू 2.4 होता है, 2.5 मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इसमें माइक्रोमीटर के छोटे कण होते हैं, ये श्वसन संबंधित बीमारियों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब आंतरिक वायु प्रदूषण क्या होता है, रडान, ये रडान है, रडान नहीं रडान है, या एक रेडियोधर्मी गैस है जो जमीन दीवार से निकलती है और बंद कमरों में फेफड़ों के कैंसर का कारण बनती है, रेडान याद रखिएगा, ये रेडियोधर्मी गैस है, ठीक। फिर बायोमास जलाना क्या होता है, लकड़ी के ऊपर, लकड़ी ऊपर मतलब क्या होता है, गांव में बोलते हैं छिपरा, वो जो गाय के गोबर का बनता है छिपरा या छिपली बोलते हैं, उसको जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जिसका पीएम मान 2.5 का खतरा बना रहता है, ठीक है। अब देखिए वाहनों के धुएं में शामिल मुख्य प्रदूषक, अब देखिए वाहनों के धुएं में भी मुख्य प्रदूषक शामिल होते हैं। पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सबसे खतरनाक और जहरीली गैस होती है, मुख्य रूप से पेट्रोल गाड़ियों से निकलती है, ठीक है। इसे दम घोटू गैस खून में ऑक्सीजन की कमी को रोकता है, अभी आगे हम लोग देख चुके हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड मुख्य रूप से डीजल गाड़ियों में निकलती है, पूछेगा आपको मुख्य रूप से पेट्रोल की गाड़ियों से कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। मुख्य रूप से डीजल की गाड़ियों से कौन गैस निकलती है, तो हम लोगों का नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या स्मॉग और अम्ल वर्षा बनाती है। फिर देख लेते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, या बिना जला हुआ ईंधन है या कैंसर का कारण बनता है। अब देखिए जो ये गैस है हाइड्रोकार्बन, बेंजीन एक गैस होती है, ये आपको पता होगा कि सिगरेट से भी निकलता है, किससे, सिगरेट से, जो हम लोग जब कोई पीता होगा, हम लोग तो नहीं पीते हैं, आप पता नहीं पीते कि नहीं पीते, मैं तो नहीं पीता, तो ये सिगरेट से निकलता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा कि बेंजीन गैस जो है ये किस चीज़ से निकलता है, बेंजीन गैस होता है जो सिगरेट से निकलता है, ठीक है। या बिना जला हुआ ईंधन होता है, या कैंसर का कारण बनता है, ठीक। निलंबित कर क्या होते हैं, या डीजल गाड़ियों से निकलने वाला काला धुआं कालिक है, सांस और फेफड़ों की बीमारी अस्थमा का कारण बनता है, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ईंधन में मौजूद सल्फर के जलने से बनता है, आंखों में जलन और अम्ल वर्षा का कारण बनता है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, या सीधा जहरीला नहीं है, लेकिन यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए सिगरेट के धुएं से निकलने वाली प्रदूषक आ गया ना, अभी मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार टिक कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है सिगरेट के धुएं से, बेंजीन निकलता है, देखिए बेंजीन गैस है ना, बेंजीन निकलता है,
टार निकलता है। टार ये होता है इसका जो राख बचती है उससे टार निकलता है। और निकोटीन जानते हैं ये नशीला पदार्थ होता है जो आपको लत लगाता है। तो ये नशीला पदार्थ है, आपको लत लगाता है निकोटीन। इसका ज़्यादा काम नहीं है, बस इतना इतना हम लोगों को देखना जो हम लोग ऊपर से देख चुके हैं। अब देखते हैं वायु प्रदूषक के सूचक देख लेते हैं क्या क्या है। तो वायु प्रदूषण का प्रमुख सूचक है वो लाइकेन है। क्या है? लाइकेन है। ये SO2 प्रदूषण से सबसे अच्छा संकेतक है। ये कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध है। जहाँ प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन की संख्या कम हो जाती है। मतलब आप समझिए कि प्रदूषण लाइकेन का दुश्मन होता है। जैसे प्रदूषण बढ़ेगा लाइकेन भाग जाएगा वहाँ से। समझे? लाइकेन आप हम लोग के लिए जरूरी होता है। अब आप देखते हैं वायु गुणवत्ता सूचांक AQI। कहते हैं ना एयर क्वालिटी कैसी है, AQI लेवल क्या है, तो उसको AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये हमेशा निकलता है कि ये यहाँ का AQI, जिससे जाते हैं दिल्ली कभी कभी चैम्बर बन जाता है गैस का, कहते हैं कि AQI लेवल बहुत गंदा है। प्रयागराज का भी बीच में गंदा हो गया था। तो देखते हैं जारी करता कौन है। अभी पूछता है कि इसको जारी AQI जारी कौन करता है, तो केंद्रीय प्रदूषण और नियंत्रण बोर्ड। ठीक, इसका गठन कब हुआ? 2014 में। ठीक, उद्देश्य क्या है? हम आम लोगों को हवा की गुणवत्ता के बारे में बताना। शामिल प्रदूषक क्या है? AQI में 8 प्रदूषक शामिल किया गया है। अब 8 प्रदूषक कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और सीसा। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण होना, अधिकरण नहीं प्राधिकरण है ये, यहाँ लोग प्राधिकरण जोड़ लीजिएगा। ठीक, ये प्राधिकरण है, अधिकरण नहीं होता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या होता है? यह विशेष न्यायिक निकाय है। यह भारत दुनिया का तीसरा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद पहला विकासशील देश है जिसने पर्यावरण के लिए अलग से अदालत में, देखिए पूछेगा कि भारत कौन सा देश है जो NGT के लिए अलग कानून बनाया है, तो भारत तीसरा देश है। कौन सा देश है? भारत तीसरा देश है। पहला कौन कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। ठीक, स्थापना कब हुआ था? 2010 में। इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डेट है। अब आप लोग ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा। हो याद हो गया तो ठीक है, नहीं याद हो तब भी ठीक है भाई। डेट कितना कौन याद करेगा? हर डेट है, डेट पूरा। अब आगे आउट डेट है तो आप लोग कितना याद करेंगे ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि ऑप्शन से रिलेटेड आप लोग कर ले जाएं। मुख्यालय याद कर लीजिए, मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय पीठ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेते हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई है। ठीक, उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण, वनों की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का 6 महीने के भीतर त्वरित निपटारा करना। ये इंपॉर्टेंट, कितने महीने के भीतर? 6 महीने के भीतर त्वरित निपटारा करना होता है। संरचना क्या होती है? अध्यक्ष इसका केवल सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हैं, अगर वो अपने पद से हट गए हैं तो इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक, नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के केंद्र सरकार करती है। पूछेगा नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर केंद्र सरकार करती है। आगे देखते हैं शक्तियां और अधिकार क्षेत्र क्या है। सिविल कोड की शक्तियां हैं। NGT को सिविल कोड के समान शक्तियां प्राप्त हैं। यह समान जारी कर सकता है और गवाही ले सकता है। ठीक है। प्राकृतिक न्याय क्या है? नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 इंपॉर्टेंट है। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 बाध्य नहीं, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय संहिता पर काम करता है। सजा, अब देखिए सजा इंपॉर्टेंट है। आपको करोड़ों का उसमें अलग आपको मुआवजा लग सकता है और 3 साल तक की सजा हो सकती है। जैसे होता नहीं है कि कोई फैक्ट्री है बहुत ज़्यादा धुआं फैला रही है, आपने उसको गाइडलाइंस जारी किया लेकिन उसको नहीं मान रही है, तो उसको जुर्माना और जेल का प्रावधान किया गया है। ठीक, 7 कानून के तहत मामलों की सुनवाई करता है। अब 7 कानून कौन कौन से हैं? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण 1974, ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। जल उपकरण अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार टिक कर लीजिएगा। 1980 वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम इंपॉर्टेंट 1981, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण वाला, यहाँ टिक कर लीजिए, स्टार टिक कर लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसी को छाता विधान कानून भी कहते हैं, पूछा गया है। ठीक, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, जैविक विविधता अधिनियम 2002, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। आगे देखते हैं सफर क्या है। सफर यह भारत का सबसे उन्नत वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान सिस्टम है। इसका मुख्य उद्देश्य मेट्रो शहर की हवा गुणवत्ता के बारे में आम जनता को आसान भाषा में जानकारी देना है। मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय होता है, भारत सरकार विकसित किया है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान द्वारा पुणे द्वारा IIT पुणे द्वारा विकसित किया गया और संचालक भारत का मौसम विज्ञान IMD है। आगे देखते हैं कि फंक्शन क्या क्या है, मुख्य कार्य क्या क्या है। रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। यह शहर के अलग अलग हिस्सों में लगी LED स्क्रीन को वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बताया ना, AQI को रंगों के माध्यम से हरा, पीला, लाल दिखाता है। अगर हरा है तो सही है, पीला है तो खतरीला है और लाल है तो बहुत ज़्यादा खतरा है दिखाता है, पूर्वानुमान होता है। देखिए यहाँ लिखा है ना, रेड, येलो और ग्रीन। सड़ा क्या है?
यह बताता है कि आज हवा सांस लेने योग्य है या नहीं, ताकि लोग अपनी बाहरी गतिविधियों की योजना बना सकें। ठीक। मृदा प्रदूषण के कारण क्या हैं? इसके प्रमुख कारण मानवीय और प्राकृतिक दोनों हो सकते हैं। पहला मानवीय कारण, औद्योगिक औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योग से निकलने वाले जहरीले रसायन जो टॉक्सिक केमिकल होते हैं, और भारी धातुएं जो हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे पारा, मरकरी, सीसा। कृषि अपशिष्ट में जाते हैं क्या क्या? रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों, मतलब तमाम करके केमिकल की दवाएं बनती हैं। ठीक। घरेलू कचरा क्या होता है? प्लास्टिक, कांच, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, और भी कचरा आप लोग घर से जो निकालते हो कचरा आ जाएगा। वन उन्मूलन का होता है? वनों का कटाव होता है, वनों का क्षरण होता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता भी कम होती है, मिट्टी के कटाव पर भी रोक लगता है। प्राकृतिक कारण क्या है? देखिए, जो ये सब हम लोग के थे, ये मृदा प्रदूषण के कारण थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट मृदा प्रदूषण कौन कौन से कारक हैं। अब देखिए प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा जानते हैं आप लोग, वायु प्रदूषण के कारण बनी अम्लीय वर्षा मिट्टी का पीएच और गुणवत्ता को प्रभावित करती है। भूस्खलन, प्राकृतिक आपदाओं से मिट्टी की संरचना, स्ट्रक्चर में बदलाव होता है। मृदा उपचार की तकनीकें क्या क्या हैं? फाइटो रेमिडिएशन, पौधों का उपयोग करके मिट्टी से जहरीले पदार्थों को निकालना, उदाहरण सूरजमुखी और सरसों के पौधे। देखिए क्या क्या है जो इसके उपचार हैं, उपचार क्या क्या हैं उसमें दिया है कि पौधों का उपयोग करके मिट्टी से जहरीले पदार्थों को, ठीक, निकालना, उदाहरण सूरजमुखी है और सरसों के पौधे हैं। ठीक। बायो रेडिएशन क्या है? सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके प्रदूषण को खत्म करना, उदाहरण स्यूडोमोनास पुटिडिडा, इसे सुपर बग कहा जाता है जो तेल रिसाव और मृदा प्रदूषण को साफ करता है। जैसे अब तेल रिसाव होता है, समुद्र में तेल फैल गया तो इसी को छोड़ा जाता है, ये तेल रिसाव को खत्म कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या हैं। उर्वरता में कमी होगी, भूजल प्रदूषण होगा, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश होगा और मरुस्थलीकरण होगा। आगे देखते हैं ध्वनि प्रदूषण क्या है। क्या लगे हम लोग ध्वनि प्रदूषण पर इंपॉर्टेंट है। कोई भी अवांछित, तेज या अप्रिय ध्वनि जो मानव और जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ठीक है, जो मानव के जीवन पर प्रभाव डालेगी उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। मापन इकाई क्या होता है? डेसिबल, ये इंपॉर्टेंट है। पूछने का ध्वनि प्रदूषण मापन इकाई क्या है? डेसिबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेसिबल है। आगे देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या क्या है। केवल ऊपर ऊपर से देखना, ज़्यादा अंदर नहीं घुसना, उसके बाद आप लोग पता कर लेंगे क्या कारण है क्या कारण नहीं है। पहला मानवीय कारण। मानवीय कारण में क्या है? डीजे बजाओ, उद्योग से जो धुआं निकलता है, गाड़ी से जो आवाज़ निकलती है, उद्योगों से जो आवाज़ होता है, सब मानव कारण है। अब प्राकृतिक कारणों को आपसे पूछ लेगा तो प्राकृतिक कारण में क्या है? बादल का गरजना, ध्वनि प्रदूषण हो गया। ठीक। ज्वालामुखी विस्फोट, ध्वनि प्रदूषण हो गया। ठीक, 2 हो गया। और उसके बाद क्या होता है? 2-3 ऐसे जो मतलब ऑप्शन के अनुसार आप लोग कर लेंगे, तो ज़्यादा इसके अंदर जाना नहीं है हम लोगों को। मानवीय कारण आप लोग पता, प्राकृतिक कारण हमने बता दिया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, बिजली का कड़कना हो गया। आगे देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या हैं। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, आपको पता है, सुनने में दिक्कत हो जाएगी। मानसिक रोगी को दिक्कत होती है, जो हृदय रक्तचाप में कमी आएगी, जो हार्ट का पेशेंट है उसको दिक्कत होती है, हार्ट अटैक आने की संभावना होती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। आगे देखते हैं जीव जंतुओं पर। अब जीव जंतुओं को क्या प्रभाव पड़ता है भाई? उनके वो भी तो जाने, उन पर भी तो प्रभाव पड़ता होगा। पशु पक्षियों में संचार कम हो जाती है, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, प्रवासन में दिक्कत होती है, सोनार में उनके कान में जो आवाज़ जाती है उसमें दिक्कत आती है। ठीक। ध्वनि की आवृत्ति क्या होनी चाहिए? ध्वनि की जो आवृत्ति है इसे हर्ट्ज में मापा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा ध्वनि की आवृत्ति किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। हाथी भुवंग की तरंगे 20 हर्ट्ज है। ठीक, अपश्रव्य है ये सब। और मानव कान की सीमा जो है 20,000 हर्ट्ज है। प्रसव जो चमगादड़ चिल्लाते हैं ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज़ से चिल्लाते हैं। जैसे चमगादड़ हो गया, होयल का उपयोग करते हैं, चमगादड़ होयल इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आप सोनिक बूम देख लीजिए क्या है। अभी ये और ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, इससे और ज़्यादा आवाज़ होती है। जैसे मान लीजिए जो फाइटर जेट हैं, जो रॉकेट है, इनसे आवाज़ और ज़्यादा होती है, इससे और ज़्यादा दिक्कत, इसी को सोनिक बूम कहते हैं। जैसे फाइटर जेट हो गया, रॉकेट हो गया, जो इससे आवाज़ निकलती है उसे सोनिक बूम कहते हैं। जब कोई बस, जैसे फाइटर जेट ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकंड, पूछेगा इसकी गति 332 मीटर पर सेकंड होती है, उसको सोनिक बूम कहते हैं। ठीक है, तेज चलती है और एक बहुत तेज आवाज़ उत्पन्न होती है, उसे सोनिक बूम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे सोनिक बूम कहा जाता है जिसकी गति 332 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होती है। इसी गति को मैक संख्या, मैक नंबर में मापा जाता है। अब मापन यंत्र देख लेते हैं क्या क्या है। ध्वन स्थन मीटर जो होता है यह डेसीमीटर में नापा जाता है। ठीक, किस नापा जाता है? डेसीमीटर। ये है डेसीमीटर आपका। ग्रीन मफलर क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ग्रीन मफलर क्या होता है? यह ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की एक तकनीक है। तकनीक क्या है? देखिए ग्रीन मफलर क्या होता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं जो आवाज़ों को सोख लेते हैं, पर प्रदूषण को सोख लेते हैं। तो कभी कभी आप लोग देखें, जैसे कहते हैं ग्रीन फील्ड, देखिए वो बन रहा है ग्रीन फील्ड,
एक्सप्रेस बन रहा है। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस मतलब क्या होता है कि उसके चारों तरफ हरियाली पौधे लगाए जाएंगे, जिससे जो वाहनों से आवाज़ निकलेगा वो पेड़ पौधे उसको सोख लेंगे। वही कहा गया है कि इसी को ग्रीन मफलर कहते हैं। यह ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की तकनीक है। इसमें शोर वाले क्षेत्र में जैसे राजमार्ग, औद्योगिक क्षेत्र के आसपास घने पेड़ और झाड़ियाँ लगाई जाती हैं जो शोर को सोख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये पेड़ देखिए, ये रोड है, रोड के आसपास पेड़ लगा दीजिए, इसकी आवाज़ कम हो जाएगी। इधर इधर जो है इस फ्रिक्वेंसी में से आवाज़ बहुत कम हो जाएगी। इधर तो तेज रहेगी क्योंकि इधर ग्रीन नहीं, लेकिन इधर ग्रीन है, इधर की आवाज़ कम जाएगी। ठीक, मानक और नियम देख लेते हैं। मानक क्या है, नियम क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय धुन का सुरक्षित होना 55 डेसिबल से कम और रात में 45 डेसिबल से कम होता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानक ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2000 के तहत। ठीक, ज़्यादा हम लोग अंदर डीप नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा डीप जाएंगे तो आपको याद कुछ नहीं होगा, दिक्कत आप लोगों को होगी। एग्जाम टाइम में ज़्यादा डीप पढ़ना भी नहीं चाहिए। अब देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में कितना है, दिन में 75 है और रात में 70 है। अब आप लोग एक चीज़ क्लियर, दिन में हमेशा ज़्यादा रहेगा, रात में हमेशा कम रहेगा। व्यवसायिक क्षेत्र में दिन में 65 है और रात में 55 है। आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 है, रात में 45 है। शांत क्षेत्र में 50 और 40 है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान क्या है। शांत क्षेत्र अस्पताल, शैक्षिक संस्थान है और न्यायालयों के चारों ओर 100 मीटर के दायरे में शांत क्षेत्र माना जाता है। ये तो कुछ तो आपके सोच से भी क्वेश्चन आप लोग को कर ले जाएंगे कि कहाँ कहाँ शांति बरतनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अस्पताल है तो आपको खुद पता होना चाहिए कि वहाँ शांति होनी चाहिए। स्कूल है, बच्चे पढ़ने तो वहाँ शांति होनी चाहिए। न्यायालय के बारे में आवाज़ नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ जो सरकारी भवन है वहाँ आप आवाज़ नहीं कर सकते। यहाँ हॉर्न बजाने या लाउड स्पीकर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। ठीक, अधिनियम एक्ट क्या है। 1981 ध्वनि प्रदूषण और भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत प्रदूषण के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, रूल्स क्या है, तो 2000 में विस्तृत प्रावधान है। चलिए इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCP क्या, नेशनल क्लियर एयर प्रोग्राम क्या है। यह वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारत सरकार की सबसे बड़ी और दीर्घकालिक योजना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारत सरकार की सबसे बड़ी दीर्घकालिक योजना है। लॉन्च 2019 में हुआ था, आधार वर्ष 2017 था। ठीक, पुराना लक्ष्य 2024 तक था, लेकिन अब इसकी सांद्रता 20 से 30% की कमी करना है। ठीक है, नया संशोधित जो लक्ष्य 2026 का लिया गया, अब इसको बढ़ा के 40% की कमी करना हो गया है। प्राण पोर्टेबल सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया। इसमें यह NCAP प्रगति को ट्रैक करने के लिए बनाया गया और ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है, रेडियोधर्मी नाभिकीय प्रदूषण क्या होता है। रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलने वाली हानिकारक विकिरणों द्वारा वायु, जल और मृदा में होने वाला प्रदूषण। यह प्रदूषण दिखाई नहीं देता, रंगीन और गंधहीन होता है, लेकिन सबसे घातक होता है। मापन इकाई इंपॉर्टेंट है, फ्लोएटेजोन। ठीक, फ्लोएटेजोन विकिरण की मात्रा को मापने की इकाई है। रैम मानव शरीर का विकिरण के जैविक प्रभाव को मापने की इकाई है। ठीक है, सीवर्ट जो होता है यह रैम आधुनिक इकाई है। यानी इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट उसी को टिक किया जाए, उसी को पढ़िए आप लोग। क्योरी ये बैकरल है, रेडियोधर्मिता की तीव्रता मापने की इकाई है। विकिरण के प्रकार देख लेते हैं। विकिरण के प्रकार क्या क्या हैं। नॉन विकिरण के प्रकार देखते हैं। नॉन आइजेनिक कम खतरनाक होता है, एक होता है आइजेनिक, ये अत्यधिक खतरनाक होता है। ठीक है, ये कोशिकाओं के सेल्स और DNA को तोड़ देता है। जैसे अल्फा हो गया, कम भेदन क्षमता होती है, बीटा की उससे थोड़ी ज़्यादा होती है और गामा की सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं। प्राकृतिक स्रोत प्रदूषण के, भाई हमेशा मानव तो हर जगह रहेगा, प्राकृतिक हर जगह रहेगा। प्राकृतिक भी प्रदूषण होता है, मानव से प्रदूषण होता है। ठीक, तो प्रदूषण के दो स्रोत हैं, प्राकृतिक एक मानवीय है। प्राकृतिक स्रोत क्या है, यह है ब्रह्मांडीय विकिरण। ब्रह्मांडीय विकिरण क्या होता है, अंतरिक्ष से आने वाली किरणें, जैसे रेडान गैस। रेडान गैस जो होती है पृथ्वी के गर्भ मिट्टी चट्टानों में निकलने वाली गैस है, या फेफड़ों के कैंसर का कारण बनती है। ये रेडियोधर्मी तरंगें भी होती हैं, ये फेफड़ों और मिट्टी के लिए ज़्यादा दिक्कत करती है। रेडियम जो 224 होता है, यूरेनियम 238 होता है, थ्योरियम 232 आज जो चट्टानों में पाए जाते हैं। तो मानव निर्मित कौन कौन स्रोत हैं, नाभिकीय परीक्षण, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, चिकित्सा अपशिष्ट जो होता है, जल थल एवं वायु परमाणु बम की परीक्षण भाई करना जरूरी है, क्योंकि विकासशील देश है तो नहीं करेंगे तो फिर निर्भरता खत्म हो जाएगी। परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होते हैं, अपशिष्ट रिसाव होते हैं, दुर्घटना होती है। अब एक्सरे जो होता है, एक्सरे में देखिए गामा किरणें निकलती है, रेडियोथेरेपी होती है, भाई तो होना वो सब मेडिकल के लाइन में जरूरी है। तो प्रदूषण तो होगा, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बुरा करना पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही बुराई होती है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। देखते खनन क्या होता है, यूरेनियम और थोरियम की खुदाई जैसे झारखंड और जागोदोड़ा खोदान में होती है। ठीक, पूछेगा आपसे यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, झारखंड की। अब यूपी में अब एक क्वेश्चन देखिए और आप लोगों के लिए आ गया,
कि यूपी में यूरेनियम किस किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ये मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। तो यूपी में यूरेनियम केवल मात्र एक डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, वो है ललितपुर। ठीक, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? ललितपुर। ठीक, और थोड़ी यूपी में नहीं पाया जाता है। अब रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव देख लेते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव दो प्रकार के प्रभाव होते हैं, एक दैहिक प्रभाव होता है, एक अनुवांशिक प्रभाव होता है। अब दैहिक क्या होता है? वो आपके तुरंत लक्षण दिखेगा, आपका बाल झड़ेगा, त्वचा पे स्किन में वो फफूंदी निकल आएंगे, और क्या नाम है, आँख कमजोर हो जाएगी। ये आपका दैहिक प्रभाव है। अनुवांशिक क्या होता है? ये आपके डीएनए में दिखेगा, आपके आने वाली पीढ़ियों में दिखेगा। जैसे मान लीजिए ना, जो अमेरिका ने बम गिराया था जापान के ऊपर, नागासाकी और हिरोशिमा पे, तो वहाँ बच्चे अभी भी विकलांग पैदा होते हैं। ये अनुवांशिक प्रभाव होता है, ये लंबा समय तक चलता है। ठीक है, देख दिया ना, इसके परिणाम जो होते हैं असर आने वाली पीढ़ियों को दिखाई देता है, बच्चे विकलांग या मानसिक रूप से कमजोर पैदा होते हैं। अब देख लेते हैं रेडियोधर्मी और उनके प्रभाव क्या है। ये स्ट्रोनियम 19 या कैल्शियम जैसा व्यवहार करता है, हड्डियों को जमा होकर बोन कैंसर कारण बनता है। अब पूछेगा आपको, जो रेडियोधर्मी किरणें होती हैं इनका क्या मतलब क्या नुकसान है, तो ये हड्डियों बोन कैंसर बनता है। ठीक है, इससे सीधी बात। आयोडीन 231 होता है, इससे थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचता है, इससे घेंघा रोग होता है, आपको पता होगा। प्रमुख नाभिकीय दुर्घटनाएं क्या क्या हैं, इसको देखते हैं। 3 माइल आइलैंड, वो जो यूएसए अमेरिका के चेरनोबिल आपदा आई थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन देख लेते हैं। अमेरिका में होता है 1991 में, और चेरनोबिल आपदा जो होती है सबसे बड़ी दुर्घटना यूक्रेन 1986 विश्व की सबसे भीषण परमाणु दुर्घटना, यहाँ रिएक्टर 4 पर फट गया था। ठीक है, और फुकुशिमा क्या है, हाँ, फुकुशिमा डाइची जापान 2011 में सुनामी का रिएक्टर के रिसाव हुआ था। ठीक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऊपर ऊपर देख लीजिए। पहले भारत के लिए वही बहुत है, विश्व का कितना पढ़ने आप लोग जाएंगे। भारत में नियंत्रण व संस्थाएं क्या क्या हैं। AERB है, ऑटोमेटिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, भारत में परमाणु ऊर्जा और विकिरण सुरक्षा की निगरानी करने वाला सर्वोच्च संस्थान है। स्थापना पूछ लेगा आपका कहाँ कब हुआ था, 1983 में। मुख्यालय पूछ लेगा, मुख्यालय मुंबई में। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिए। जो आपको इंपॉर्टेंट कहेगा वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके बार बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं, सुरक्षित निपटान रेडियोधर्मी कचरे को कंक्रीट और शीशे के बक्सों में बंद करके समुद्र की गहराई या जमीन में बहुत नीचे 500 मीटर तक दबाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, तापीय प्रदूषण क्या क्या है। तो तापीय प्रदूषण की परिभाषा, मानवीय गतिविधियों के कारण जल निकायों के तापमान में अचानक गिरावट वृद्धि होना, यह तापीय प्रदूषण का कारण है। पेन हम लोग चेंज कर लेते हैं, स्क्रीन इधर ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक, प्रमुख कारण देख लेते हैं क्या क्या है। थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये संयंत्र अपनी मशीनों और रिएक्टरों के ठंडा करने के लिए नदी झील से पानी लेते हैं और वापस गर्म पानी इसमें छोड़ देते हैं। जब गर्म पानी इसमें छोड़ देंगे तो यहाँ में जो जीव जंतु रह रहे हैं उनको दिक्कत, उनके सांस की लेने में जो श्वसन में दिक्कत होती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वो मृत्यु हो जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, प्रभाव क्या है। ऑक्सीजन में कमी, गर्म पानी में घुलित ऑक्सीजन की क्षमता ठंडे पानी की तुलना में कम हो जाती है। ऑक्सीजन में कमी, जलीय जीव मछलियां मर जाते हैं। देखिए, ऑक्सीजन में कमी हो जाती है, आपको मैंने ऊपर बताया, वही चीज नीचे दिया गया है। ऑक्सीजन में कमी होती है, मछलियां बेचारी मर जाती हैं। इसमें मेटाबॉलिज्म की दर को बढ़ा देता है, जिससे जीवों की और अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब जो वो सामान्य भोजन करते हैं उससे उनको और ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, गर्म पानी जो उसमें छोड़ा जाता है। ठीक, अब ई कचरा देखते हैं। ई कचरा क्या है, इंपॉर्टेंट है ये आपका। ई कचरा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, क्या है परिभाषा, बेकार पुराने या खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, बैटरी चार्जर। जैसे हम लोग क्या होता है, भारत ई कचरा जो होता है, ई कचरा में तीसरे नंबर का देश है। सबसे ज़्यादा ई कचरा भारत में तीसरे नंबर पर होता है। ठीक है, चाइना और अमेरिका के बाद। तो क्या होता है, ई कचरा में क्या होता है, जो हम लोग इलेक्ट्रिक सामान कचरा होता है, जैसे बैटरी हो गया, इलेक्ट्रिक मोबाइल हो गया, टॉर्च हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब ई कचरा में आते हैं। इसके वेस्टेज में भारत तीसरे नंबर पर आता है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, इससे तरह तरह के खतरनाक रेडियोधर्मी किरणें बाहर निकलती है। खतरनाक तत्व ई कचरे में पाई जाने वाली भारी धातुओं और उनके प्रभाव क्या क्या हैं। जैसे सीसा तांत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। कैडमियम गुर्दे और लीवर को घातक के लिए है। पारा मिनमाता रोग होता है और मस्तिष्क की क्षति होती है। बेरिलियम फेफड़ों का कैंसर होता है। ये हम लोग ई कचरे से होता है। अब देखिए भारत का स्थान, भारत दुनिया में ई कचरा में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा देश है, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन और अमेरिका, पहले पे चीन है, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे भारत है आपका ई कचरे में। ठीक, ई कचरा प्रबंधन नियम भारत 2016 में लागू हुआ और 2022 तक संशोधित हुआ। अब समुद्र प्रदूषण देख लेते हैं। समुद्र प्रदूषण ज़्यादा कारण है नहीं, ज़्यादा कारण है जो तेल का रिसाव होता है, ये सब समुद्री प्रदूषण का सबसे ज़्यादा कारण है, और छोटे छोटे कारण है। लेकिन देख लेते हैं परिभाषा क्या है। हानिकारक पदार्थ जैसे रसायन,
प्लास्टिक तेल का समुद्र में प्रवेश कर जाना। ठीक, प्रमुख स्रोत ऑयल स्पिल होता है, जब कचरे का तेल टैंकरों से दुर्घटना, जैसे मान लीजिए तेल आ रहा है ईरान से आ रहा है, तो धीरे धीरे तेल का रिसाव होने लगता है। कुछ कुछ तेल की रिफाइनरी जो है समुद्र के बीच में ही लगाए तो वहाँ तेल का रिसाव होता है, तो ये समुद्र में प्रदूषण के कारण बनते हैं। ठीक, रासायनिक पानी के अंदर नहीं होती हैं, ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, अब समाधान देख लेते हैं। ऑयल जेपर या बैक्टीरिया, अभी मैं आपको ऊपर बताया ऑयल जेपर के बारे में, या बैक्टीरिया हो जो तेल को खाकर उसे खत्म करता है, इसे समुद्र में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक जो हम आप ले जाके फेंक देते हैं, बीच पे घूमने गए वहाँ किनारे फेंक देते हैं, तो ये नदियाँ अपने साथ प्लास्टिक कचरा समुद्र में ले जाती हैं, तो वो भी दिक्कत करता है। प्लास्टिक कचरा आपको पता है कि वो रिसाइकिल नहीं हो पाता है, वो लंबे समय तक पड़ा रहता है जैसे तैसे। अब विशाल कचरा क्षेत्र जो होता है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच होता है, यह प्रशांत महासागर में स्थित प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा तैरता हुआ द्वीप है। अब सोचिए कितना प्लास्टिक कचरा हो गया, वहाँ तैरता हुआ एक द्वीप बन गया। ये पैसिफिक ओशियन जो है, यहाँ कचरा द्वीप बन गया है। ठीक है, प्रभाव क्या आता है? डेड जोन का निर्माण, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है और कोई जीव जीवित नहीं रह सकता, डेड जोन हो जाता है। अब अंतरिक्ष प्रदूषण क्या है? परिभाषा। अब अंतरिक्ष प्रदूषण क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप देखते हैं कि ये उपग्रह छोड़ा गया, ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया, तो आज ये भेजा गया, तो आज मंगलयान भेजा गया, तो चंद्रयान भेजा गया, तो ये जिससे आता है ना ऑर्बिट में, वो अंतरिक्ष में घूमता रहता है, उस अंतरिक्ष में छूट जाता है। मेन पार्ट तो आपका मान लीजिए लैंड कर गया चंद्रमा पे, और जो उसको लेके जाता है ना, वो अंतरिक्ष में घूमता है, वो बेचारा नीचे नहीं आ पाता है क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल गया है, तो वो अंतरिक्ष में घूमता है। इसी को अंतरिक्ष का प्रदूषण बोलते हैं। ठीक, परिभाषा क्या है? पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट में घूम रहे मानव निर्मित बेकार वस्तु, जैसे खराब उपग्रह, रॉकेट के टुकड़े, नट बोल्ट, देखिए ये सब ऐसे से घूमते रहते हैं। ये सालों साल, हजारों साल, करोड़ों साल से ऐसे से घूम रहे हैं। ये सब खराब वस्तुएं हैं, ऐसे से घूमते रहते हैं। ठीक, अब कैंसर सिंड्रोम क्या होता है? यह एक सिद्धांत जो नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड केसलर ने दिया था। इनके अनुसार यदि अंतरिक्ष में बहुत अधिक कचरा हो गया तो मलबे के टुकड़े आपस में टकराएंगे और नए टुकड़े बनाएंगे, जिससे टकराने के एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी और अंतरिक्ष यात्रा असंभव हो सकती है। जाहिर सी बात है भाई, जैसे मान लीजिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग मिटा देंगे, ये आपका रास्ता है अंतरिक्ष में जाने का। अब यहाँ आप धीरे 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 ऐसे ब्लॉकेज करके पूरा कचरा जमा कर दिए हैं जो आपने ग्राह वगैरह छोड़ा है। अब एक समय आएगा ये आपस में टकराएंगे तो आपस में टूटेंगे तो जो आपको जगह दिख रहा है इसको भी ऐसे ढक लेंगे। अब जब ढक लेंगे, आपका रास्ता ही बंद कर देंगे, तो आप कहाँ जाएंगे भाई? कहाँ से अपना उपग्रह लॉन्च करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़्यादा कचरा फैलाना अंतरिक्ष में हानिकारक है, और ज़्यादा कचरा अंतरिक्ष में फैलाना नहीं चाहिए कि वो मानव के लिए हानिकारक है। आने वाले समय में और ज़्यादा हानिकारक है। अब देखते हैं। ठीक, यहाँ तो पढ़ चुके हैं, श्रृंखला बना लेगा। अब चैन रिएक्शन क्या होता है? शुरू हो जाएगी और अंतरिक्ष यात्रा संभव हो सकती है। भारत का प्रयास क्या है? प्रोजेक्ट NETRA अभी इंपॉर्टेंट है, इसरो ने लॉन्च किया है। अंतरिक्ष मलबे और खतरों को पता लगाने के लिए इसरो ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है NETRA। ठीक है, इसरो ने। प्लास्टिक प्रदूषण क्या होता है उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर ऊपर देखिए, अगर ऑप्शन आए तो आप लोग टिक कर ले जाएंगे। अभी आप लोगों को लग रहा होगा नहीं बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, कुछ नहीं याद हो रहा है। जब आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आप लोगों को लगेगा हाँ हम लोग अच्छी पकड़ बना ली है इस पर। ठीक है, इसके बाद हम आप लोगों की प्रैक्टिस श्रृंखला भी 2-4 दिन चलाएंगे 10 तारीख के बाद से, जिससे कि आप लोगों को और कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। तो GS का ही पूरे GS का हम लोग चलाएंगे प्रैक्टिस श्रृंखला, जिसमें पर्यावरण हो जाएगा, UP आपका हो जाएगा और GS कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग कहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो इसी क्लास में 4 से 5 क्लास में PPT के माध्यम से ही मैं आपको साइंस से टेक खत्म कर दूंगा, और उससे अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जो साइंस से टेक मैं आपको पढ़ाऊंगा, और 60 आपको ई नोट्स भी उसका मैं आपको दे दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। वीडियोज़ तो जाती है 700, 800, 600, 500 व्यूज़ जा रहा है, और सब्सक्राइब केवल मात्र 35 है। तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए व्यूज़ जा रहा है, अगर आप लोग देख रहे हैं और जो भाई नए हैं चैनल पे अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आप लोग क्या जा रहा है? एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको कंटेंट मिल रहा है। मेरे पास तो कंटेंट ऑलरेडी है ना, मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं। आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो आप लोग भी सोचिए, आप लोग भी सपोर्ट करिए, जिससे मैं आपको भी सपोर्ट कर सकूँ। तो मैं आपका इसका PDF दे दूँगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा भाइयों के पास, कि चैनल की रीच बढ़े। तो मैं आपको लगेगा तो मैं आपको दे दूँगा। ठीक, जिससे आप लोग रिवीजन 2 से 3 दिन में कर लेंगे अच्छा, और अच्छा खासा नंबर गेन कर लेंगे। ठीक, क्योंकि 10 पर्यावरण, 5 साइंस टेक, 15 हो गया आपका ये, और ग्राम प्रवेश 5, 20। मैं तीनों का PDF आपको दे दूंगा वीडियो के लिंक में, लेकिन अभी नहीं दूंगा। जब आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तब दूंगा। जितने व्यूज जाएंगे सब्सक्राइबर मेरे उतने होने चाहिए, उसके बाद मैं आपको दूंगा इसका ही PDF। ठीक, अब प्लास्टिक प्रदूषण प्रत्यय क्या है? समस्या क्या है? प्लास्टिक जैव नवीकरणीय होता है, यानी यह प्राकृतिक रूप से सड़ता नहीं है। ये तो आपको पता होगा, प्लास्टिक पर सड़ता नहीं। इसमें पढ़ना क्या है हम लोगों को? आगे देखते हैं। मैक्रोप्लास्टिक से होता है, आकार 5 मिलीमीटर होता है। ये छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन में यूज होते हैं। देख लीजिए, ब्यूटी पार्लर में यूज होते हैं भाई, सौंदर्य प्रसाधन,
गैरेज में, जहाँ पुरानी गाड़ियाँ जाती है नहीं बन के बाहर आती हैं, आप लोगों को पता होगा गैरेज में यूज होते हैं। कपड़ों के रेसों पे बड़े प्लास्टिक के टूटने से बनते हैं। ये खास श्रृंखला प्रवेश मनुष्य, तो आप देखिए अब सौंदर्य प्रसाधन में प्लास्टिक यूज हो रहा है भाई। चमक आएगी ना, कैसे आए चमक, इसी तो आती है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? यह प्लास्टिक जिसे एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। जैसे आप पॉलीथीन बैग हो गया, पॉलीथीन गिलास हो गया, स्ट्रॉ हो गया, इसको आप यूज करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि ये चीज़ें तो पर्यावरण में घुल रही हैं, पर्यावरण मिट्टी प्रदूषण को बढ़ा रही हैं, आप मृदा प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। भाई मृदा में आपने फेंक दिया, वो गलेगा नहीं, सालों साल हजारों साल ऐसा पड़ा रहता है, तो वो दिक्कत करती हैं आगे चल के। तो आप लोग भी समझदार बनिए, पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कचरा मतलब प्लास्टिक चीज़ों कम यूज करें। आप लोग अपने साथ कैरी बैग लेके जाएं, उसमें अपना सामान लेके आएँ। आप ही लोग शिक्षित होंगे। सरकार क्या कर सकती है? सरकार बहुत बहुत आपसे रिक्वेस्ट कर सकती है, लेकिन जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे ना, तब तक ये समाज शिक्षित नहीं होगा। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, तब देश शिक्षित नहीं होगा। पहले हम लोग शिक्षित होंगे, तब समाज शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा, उस समय देश प्रगति करता है। अब इंदौर हम लोगों का कैसे, हमेशा मध्य प्रदेश का इंदौर शहर पहले नंबर पे आता है स्वच्छ शहर में, क्यों आता है? क्योंकि वहाँ के लोग शिक्षित हो गए, समाज वहाँ का शिक्षित हो गया। अब देखिए धीरे धीरे इंदौर को देख के और जिले भी शिक्षित होंगे। तो आप लोग भी शिक्षित बनिए ना, आप लोग भी कम यूज करिए। अब आप लोग हर चीज़ सरकार के ठेकरा फोड़ देते हैं कि सरकार करेगा, सरकार वगैरह। भाई सरकार क्या क्या कर लेगा यार? एक फैमिली अगर 4 लड़के हैं तो बाप 4 लड़कों को नहीं संभाल सकता, 4 लोगों को बराबर नजर नहीं रख सकता। तो लड़कों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर फैमिली मेरी अच्छी है, मेरा बाप अच्छा है, तो हम लोग फैमिली की तरह चलना चाहिए। तो आप लोग भी अच्छे देश में है, भारत विश्व गुरु कहलाने वाला देश है, तो आप लोग भी अच्छे संस्कार रखिए, अच्छी तरह से हर चीज़ को करिए। प्लास्टिक बैग कम से कम यूज करिए, प्रदूषण कम से कम फैलाइए, और जितना भाई हो सके आप लोग उतना कम करिए। आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। भारत में प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भाई कहाँ लगा है? कहीं लगा? कहीं आप लोगों ने देखा है? धड़ल्ले से पॉलीथीन बिक रहा है, धड़ल्ले से स्ट्रॉ लोग यूज कर रहे हैं, धड़ल्ले से प्लास्टिक गिलास यूज हो रही है। कहाँ बैन लगा है? केवल कागज पर बैन लगा है? जब है। फिर देखते हैं बायो रेडिएशन क्या होता है, जैव उपचार क्या होता है। बायो रेडिएशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, कवक, फंगी या पौधों का उपयोग करके पर्यावरण से प्रदूषकों को हटाया या निष्प्रभावी किया जाता है। ठीक, अब कैसे कैसे करते हैं? बायोजेन जो होता है, लिविंग लाइफ, जीवित प्राणी जो होते हैं। उपचार क्या है? सफाई करना, सुधार करना। ठीक, सूक्ष्म जीवों, प्रदूषक तत्वों जैसे तेल, कीटनाशक नहीं इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं प्रकार, देखते क्या है। N2C2, X2C2, बस इतना देखिए। 2 प्रकार है, N2C2, H2C2। ज़्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट उसको पढ़ते हैं हम लोग। अब महत्वपूर्ण तकनीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पादप उपचार होता है। पादप उपचार क्या होता है? मिट्टी में विषैले पदार्थों को निकालने के लिए पौधों को का उपयोग करना। जैसे सूरजमुखी पौधे जो होते हैं, ये मिट्टी से प्रदूषक को बाहर निकालते हैं। ठीक है। जैव उद्दीपन क्या है? बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ाने के लिए मिट्टी के पोषक तत्वों में जैसे नाइट्रोजन को मिलाना। ठीक। जैव संवर्धन क्या है? सफाई को तेज करने के लिए बाहर से विशिष्ट बैक्टीरिया को दूसरी जगह पर डालना। आगे देखते हैं कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। कार्बन पदचिह्न क्या होता है? मानवीय गतिविधियों द्वारा वायुमंडल में छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसों जैसे रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की कुल मात्रा को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। यह ग्लोबल वार्मिंग पर मानवीय कार्यों का प्रभाव को मापता है। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट है ये आपका। अब मापन की इकाई जो क्या होती है, इसे कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य COTE से मापा जाता है। इसे आमतौर पर टन प्रति वर्ष बेस द्वारा किया जाता है। ठीक, कार्बन फुटप्रिंट के घटक क्या हैं? इसके 2 भाग होते हैं। एक प्राइमरी होता है फुटप्रिंट, प्रत्यक्ष उत्सर्जन होता है, वह उत्सर्जन जिस पर हमारा सीधा नियंत्रण होता है, जैसे हीटिंग, खाना पकाने या परिवहन के लिए, ईंधन को उपयोग जलाने के लिए। ठीक, ये कार्बन फुटप्रिंट के घटक हैं। दूसरा लोग देखते हैं, ठीक है, हम लोगों का है सेकेंडरी फुटप्रिंट क्या होता है हम लोगों का? हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के जीवन चक्र, निर्माण, नष्ट होने तक होने वाला उत्सर्जन, उदाहरण कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण या खाद्य प्रसंस्करण। ठीक, प्रसंस्करण। ठीक, मेजर काज मुख्य कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन जलाना, बार बार पढ़ चुके हैं, वनों की कटाई करना, औद्योगिकरण करना, ये तीनों इसके मुख्य कारण होते हैं। पर्यावरण पर प्रभाव देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें इधर हैं जो आप लोगों को पहले से ही पता होंगी, ये आप लोगों को पढ़ना नया नहीं है कुछ। ग्लोबल वार्मिंग CO2 बढ़ाता है, हम आपको बता चुके हैं। जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और सूखे जैसे प्रत्येक से मौसम पैटर्न बदल जाता है। जब ज़्यादा प्रदूषण हो तो ऐसे होगा, फिर मौसम बाढ़ आएगा, फिर मौसम सूखा पड़ जाएगा। पिघलते हुए आइस कैप, जो हम लोगों का आइस कैप पिघल रहा है, या हिमस्खलन हो रहा है, जो हम लोगों का ग्लेशियर पिघल रहा है, सब इसी कारण है। स्वास्थ्य समस्याएं आप लोगों को बढ़ेगी। ठीक, अब कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उपाय क्या क्या हैं? 3R सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता 3R सिद्धांत किस लिए है? तो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए। मना करें, कम करें, दोबारा इस्तेमाल करें। ठीक है, मना करें, कम करें और दोबारा इस्तेमाल करें।
ऊर्जा दक्षता क्या है, एलईडी बल्ब जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा एलईडी बल्ब यूज करें। भाई पीला वाला बल्ब जो हम लोगों का है ये ज़्यादा से ज़्यादा बिजली खपत करता है। ज़्यादा बिजली खपत होगा तो ज़्यादा कोयला यूज होगा, ज़्यादा कोयला यूज होगा ज़्यादा पानी यूज होगा, ज़्यादा पानी गर्म किया जाएगा तो भाई प्रदूषण का कारण आप हम ही लोग के चारों तरफ घूमता है, हम ही लोग करते हैं। ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा जो होता है सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की ओर बढ़े। हरित परिवहन, वनीकरण, ज़्यादा ज़्यादा पौधे लगाइए, आप वन लगाइए, हरित परिवहन बनाइए। ठीक, अब नेट जीरो उत्सर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि नेट जीरो उत्सर्जन क्या होता है। नेट जीरो उस स्थिति को आते हैं जब वायुमंडल में छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा और वहाँ से हटाई गई गैसों की मात्रा बराबर हो जाती है, उसे नेट जीरो उत्सर्जन कहते हैं। जो सरकार ने लक्ष्य बनाया 2070 तक बनाया, नेट जीरो का लक्ष्य बनाया है। 2070 तक हम लोग नेट जीरो पे पहुंच जाएंगे। जितना हम लोग प्रदूषण करेंगे उससे ज़्यादा प्रदूषण को हम लोग खत्म कर दिया जाएगा। ठीक, ये देख लीजिए, उत्सर्जन कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर पवन और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवीएस का उपयोग करना। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का आप लोग उपयोग करिए। कार्बन हटाना, सोखना, CO2 को सोखने के लिए कार्बन सिंक बनाना, प्राकृतिक जंगल लगाना, कृत्रिम जंगल कैप्चर तकनीक का यूज करना। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ उत्सर्जन क्या होता है। स्पष्टीकरण, इसका मतलब शून्य उत्सर्जन नहीं है, इसका मतलब है कि जनता प्रदूषण किया उसकी भरपाई कर दे, जिससे आपने जितना उधार लिया उसको उतना उधार लौटा देंगे। जब आप जिससे जितना उधार लिए, आसान भाषा समझिए, जब आप जिससे जितना उधार लिए हैं और जब आप उसका उतना उधार आप लौटा देंगे, उसी को नेट जीरो कहते हैं। भाई जीरो हो जाएगा आपका। लेकिन लौटाता कौन है समय से? ले तो सब लेते, लौटाता कौन है? कि है कोई लौटाने वाला? अब इंडिया टारगेट, भारत का लक्ष्य क्या है? ग्लासगो में 2021 में COP26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का लक्ष्य घोषणा की। देखिए 2070 दिया ना मैंने आपको, पहले बताया 2070 तक नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य है। अब देख लीजिए, भारत का नेट जीरो 80 तक का है और रेलवे का है, रेलवे ने अपना दिया है 2041 तक कि हम लोग नेट जीरो कर लेंगे। 2041 तक रेलवे का है। भारत ने जलवायु संरक्षण के लिए 5 प्रतिबद्धता दी है, जिसमें 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता शामिल है। ठीक है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखना, वैश्विक सांद्रता क्या है? पेरिस समझौता, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए पूरी दुनिया को 2050 तक नेट जीरो पर पहुंचना होगा। ठीक, चाइना टारगेट किया 2060 तक, यूएसए टारगेट किया 2050 तक, भारत टारगेट किया 2070 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा आपसे। कार्बन सिंक क्या होता है? कार्बन सिंक एक प्राकृतिक या कृत्रिम भंडार है जो वायुमंडल में कार्बन CO2 को सोख लेता है और उसे जमा कर लेता है, इसे कार्बन सिंक कहते हैं। मिनी टाइप्स ऑफ कार्बन सिंक, कार्बन सिंक के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक कार्बन सिंक, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम मतलब मानव कार्बन सिंक। प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक सबसे बड़ा कार्बन सिंक है आपका ओशियन। मानव का सबसे बड़ा कार्बन सिंक क्या है आपका? कार्बन कैप्चर और भंडारण, CCS है। जैसे पवन चक्की लगा दीजिए, ये जो पवन फिल्टर लगाया जाता है इसको कहते हैं। ठीक, महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय कार्बन सिंक है, वह पानी और समुद्री पौधों पादप लवकों को माध्यम से CO2 को सोखता है। आगे देखते हैं, दूसरा है फॉरेस्ट, पौधे भी अब कार्बन सिंक का काम करते हैं। तीसरा है सॉइल, मिट्टी, जितने मिट्टी वो भी कार्बन सिंक का काम करती हैं। ठीक, ये कार्बन कैप्चर CO2 को पकड़ कर जमीन पर बहुत नीचे दबा दिया जाता है, ये कार्बन सिंक का कार्य करती है। मानव वाला है। अब पेरिस समझौता क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। इसके साथ 2030 तक अतिरिक्त वन वृक्ष लगाकर 2.5 से 3 अरब टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का वचन दिया गया है। ठीक है, 2030 तक का लक्ष्य है। आगे देखते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र है पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का जीवित जीवों और अजीवित पर्यावरण के बीच चक्रीय प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ देख लेते हैं। एक मिनट, शब्द का अर्थ देख लेते हैं। मीनिंग क्या है? बायो का अर्थ होता है जीवित जीव, जियो का अर्थ होता है चट्टान, मिट्टी, हवा, पानी, और केमिकल का अर्थ होता है प्रक्रिया। ठीक, चक्रों के प्रकार क्या है? भंडारण के स्थान के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, गैसीय चक्र, दूसरा है अवसादी चक्र। गैसीय चक्र में क्या होता है? भंडार होता है वायुमंडल या जलमंडल का, उदाहरण जैसे हो जाएगा नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और जल चक्र। ठीक है, अवसादी चक्र क्या होता है? भंडारण पृथ्वी के भूपर्टी चट्टानों का, उदाहरण हो जाएगा आपको फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र, कैल्शियम चक्र। ठीक है, नोट, अवसादी चक्र गैसीय चक्रों की तुलना में धीमे होते हैं। अब चलते हैं जल चक्र क्या है? हाइड्रोलॉजिक वाटर साइकिल क्या है? या जल का विभिन्न रूपों ठोस, द्रव, गैस में पृथ्वी और वायुमंडल के बीच निरंतर संचलन है। अब वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण क्या है? जल वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधों की पत्तियों से जल का वाष्प बनकर उड़ाना।
संघनन क्या होता है? जल वाष्प को बादल में बदलना। वर्षण क्या होता है? वर्षा होना। अपवाह क्या है? जल का बहकर पुनः समुद्र में नदियों में मिल जाना, इसे अपवाह कहते हैं। ऑक्सीजन चक्र क्या कहता है? अब देखिए ऑक्सीजन चक्र देख लीजिए। ऑक्सीजन का वायुमंडल, जीवमंडल, पौधे, जंतु और स्थल मंडल पृथ्वी की परत के बीच निरंतर प्रवाह, ये ऑक्सीजन चक्र कहलाती है। ठीक। मात्रा वायुमंडल लगभग 21% ऑक्सीजन है। वायुमंडल कितना? 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के स्रोत कौन कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण, सबसे बड़ा स्रोत आपका ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण है। या हरे पौधे और साइनोबैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और पानी H2O का उपयोग करते हैं और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन O2 को छोड़ते हैं। हर पौधे और साइनोबैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और पानी H2O का उपयोग करते हैं और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन CO2 छोड़ते हैं। ठीक। समीकरण देखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट समीकरण है, समीकरण हम लोग देखेंगे नहीं, जो इंपॉर्टेंट उसको पढ़ते चलते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम लोग यहीं आज छोड़ते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। अब मान लीजिए आपका 2 से 3 क्लास, आप 2 क्लास पर्यावरण में, 1 क्लास आपका आपदा प्रबंधन में, 3 क्लास में आपका पूरा आपदा प्रबंधन और पर्यावरण खत्म कर दिया जाएगा। आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, लाइक होंगे, शेयर होंगे, कमेंट अच्छे होंगे, उसी हिसाब से आपको आगे की क्लास में साइंस एंड टेक पढ़ाया जाएगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग कितना ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, कितना ज़्यादा अच्छा कमेंट करते हैं, कितना ज़्यादा लाइक करते हैं वीडियो को, क्योंकि वीडियो का तो जा रहा है 200, 250, 300 के आसपास व्यूज जा रहा है। कोई वीडियो तो 1 के आसपास व्यूज गया है, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर देंगे। व्यूज जा रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका कुछ जाएगा ना, बस सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे एक मोटिवेशन बढ़ जाएगा कि हाँ चैनल पे व्यूज जा रहा है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो मोटिवेशन एक अंदर से आता है, तो पढ़ाने का इच्छा और अच्छे होते हैं, तो उनको और अच्छा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। और आगे आप लोग समझदार है, ये हैं आप लोग समझ सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सब क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक शेयर करें। ठीक। 4 पार्ट हो गया, 5वां पार्ट है, इसके बाद 3 पार्ट और आएगा। 3 पार्ट में पूरा पर्यावरण खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो साइंस टेक स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।